हेलो गाइज। अगर आप इससे पहला वाला लेक्चर देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। एग्रीकल्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो हम पढ़ेंगे वो होगा एमएसपी के बारे में। एमएसपी के पूरा डिटेल्स होगा, साथ में इसका जो इनिशिएटिव है, ई नाम क्या होगा, मार्केटिंग क्या हो गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, एफपीओ क्या है, फिर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग क्या है, नाफेड क्या है, एपीएमसी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। तो देखिए प्रोक्योरमेंट में हम क्या पढ़े थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, जब कोई भी क्रॉप्स उगाया जाता है उसको प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि उसको सुरक्षा दिया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के द्वारा। अब देखिए ये जो प्रोक्योरमेंट है ये इनपुट के बेसिस पे किया जाता है। इसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये फार्मर से क्या करता है, क्रॉप्स खरीदता है और उसके बदले जो अमाउंट है, उचित अमाउंट है, वो फार्मर्स को देता है। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ये काम करता है। इससे कंसेप्ट निकल के आता है एमएसपी का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली ये गवर्नमेंट द्वारा फार्मर को कुछ सपोर्ट किया जाता है। इस नाम से ही पता चला कि कुछ सपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं, उसका जो अमाउंट है वो एक्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपको एमएसपी के तहत कुछ अमाउंट फिक्स कर देगा कि जब आप इस क्रॉप को सेल कीजिएगा तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको जो है एक्स या वाई जो भी अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ये गारंटी है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही। अगर आप इसी क्रॉप्स को आउटसोर्स से या मार्केट से आप बेचते हैं तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स को आप दीजिएगा, एफसीआई के तहत दीजिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपको ये फिक्स अमाउंट दिया ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी इतना है मार्केट में तो आपको वो इतना ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट है वो देना ही होगा सरकार को। अब बेसिकली ये जो सरकार है वो क्या करता है, उतना जो क्रॉप्स है उसको क्या करता है, तो बेसिकली वो स्टोर करता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, स्टोर करता है। इसके लिए बनाया है कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस। इन सब के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि ई NWR, ई नाम, एपीएमसी, ये मार्केटिंग का फिनोमिना है। ट्रांसपोर्ट का चार्ज है। तो अगर आप इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखे तो ई नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जो है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से हो चुका है, तो आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रिकमेंड है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और अप्रूवल जो दिया जाता है वो दिया जाता है सीएसीई द्वारा, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। अब एमएसपी का दो मेथड है जो कि अभी जो इंडिया में अप्लाई हो रहा है, ये A2+FL मेथड है। ये A2+FL मेथड क्या है इसको समझिए। जितने जो इनपुट पे एक्सपेंडिचर लग रहा है फार्मर द्वारा उसको इसमें काउंट किया जा रहा है, साथ में जो फैमिली लेबर है उसको काउंट किया जा रहा है। उसके बाद एमएसपी डिसाइड किया जाता है कि एमएसपी कितना दिया जाना चाहिए। उसके बाद C2 मेथड जो है वो होता है A2+FL, उसके बाद रेंट ऑफ लैंड, उसके बाद ऑल अदर कॉस्ट। जितने कॉस्ट है जो कि क्रॉप्स को उगाने के लिए लगता है, साथ में जो लैंड का रेंट है, उन सबको ऐड किया जाए, वो होता है C2 मेथड। तो फार्मर द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है कि भाई तुम ये जो C2 मेथड है उसको लगाओ, इसको जो करंट जो आप फॉलो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि ना तो इसमें आप लैंड के बारे में कुछ बात कर रहे हो, ना तो अगला जो अदर कॉस्ट है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और फैमिली को छोड़ के बाद बाकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो जितने भी कॉस्ट है अदर, उन सबको आप इसमें फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो ये फार्मर द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है इसके लिए। इसका जो रिकमेंडेशन है स्वामीनाथन कमेटी, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था C2 मेथड, ये आप याद रखिएगा। अब अगला चलिए देखिए, हमारे इंडिया में 22 क्रॉप्स को एमएसपी में ऐड किया गया है। तो इस 22 में 4 पार्ट में बांटा गया इन क्रॉप्स को। पहला है खारिफ क्रॉप, सेकेंड है राबी क्रॉप, थर्ड है अदर क्रॉप्स और फोर्थ है कमर्शियल क्रॉप। तो आप तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि कमर्शियल क्रॉप उसमें केवल जूट और कॉपरा आएगा। जूट और कॉपरा कौन सा क्रॉप है? कमर्शियल क्रॉप है।
इसको आप अभी याद कर लीजिए। उसके बाद जो अदर क्रॉप्स है यानी कि कॉटन और नाइजर सीड्स जो है वो अदर क्रॉप्स में आएगा। उसके बाद है खारिफ और राबी, इस दोनों में डिफरेंस समझिए। ये जो खारिफ क्रॉप है इसका जो बुआई है यानी कि सोन का टाइम है, यानी कि बुआई, इसका टाइम है जून जुलाई, जून या जुलाई। और हार्वेस्ट हार्वेस्ट का टाइम है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। ये है बुआई और ये है कटाई, हार्वेस्ट और सोन का टाइम। इसी तरह राबी में है सोन, बुआई यानी कि अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर या नवंबर। और हार्वेस्ट का टाइम है मार्च या अप्रैल, मार्च अप्रैल। ये दोनों टाइम लिख लीजिए। इस टाइम में जो भी क्रॉप्स होगा ये राबी में जाएगा, इस टाइम में जो भी क्रॉप्स होगा ये खारिफ क्रॉप में जाएगा। अब देखिए खारिफ क्रॉप में आता है, मिलेट्स में आएगा ज्वार, बाजरा और रागी। मिलेट्स में कौन कौन आएगा? ज्वार, बाजरा और रागी। उसके बाद स्टेपल में आएगा पैडी और मेज, पैडी और मेज। उसके बाद पल्सेज या दाल में मूंग आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, अरहर या तूर, इन सबके दाल के बारे में है खारिफ क्रॉप्स में। उसके बाद ऑयल सीड्स में है सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसामे और या ग्राउंड नट, ये है ऑयल सीड। अब राबी क्रॉप में आइए, राबी क्रॉप में तो मिलेट्स में कुछ भी नहीं है, नन। स्टेपल में है व्हीट और बार्ले। उसके बाद पल्सेज में है ग्राम यानी कि चना या लेंटिल्स। ऑयल सीड में है मस्टर्ड या रैपसीड। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू में कितना बार आ चुका है इन सबके क्रॉप्स के बारे में। साथ में ये जो डेट है सोन और हार्वेस्ट, इन सब के बारे में भी याद रखिएगा, ये सब पूछा जा चुका है। अब देखिए इसमें 22 क्रॉप्स सारा का सारा आ चुका है। अब शुगर केन की बात किया जाता है, शुगर केन एमएसपी में नहीं ऐड किया गया है बल्कि एफआरपी में ऐड किया गया है। ये भी एमएसपी की तरह ही अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसको एमएसपी नहीं बोला जाता, इसको एफआरपी बोला जाता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग। ये भी जो है इसका रिकमेंडेशन है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है, साथ में जो अप्रूवल है सीसीई द्वारा किया जाता है। ये सेम प्रोसेस है जो कि एमएसपी द्वारा है। साथ में जो स्टेट का है, स्टेट लेवल पे भी रिकमेंड किया जाता है और अप्रूवल किया जाता है। अब देखिए एफआरपी का जो प्राइस है ये स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल के गवर्नमेंट से। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये स्टेट वाइज जो उत्पादन है, ये जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये स्टेट प्राइस ज्यादा है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सॉरी एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाएगा कि जो एफआरपी है वो सेंट्रल द्वारा ज्यादा प्राइसिंग किया जाता है या स्टेट द्वारा, तो आपको आंसर लगाना है कि ये स्टेट द्वारा ज्यादा प्राइसिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इसमें हाई प्रोडक्शन होता है शुगर केन का ड्यू टू हाई एफआरपी। यहाँ पे एफआरपी क्या है? हाई है महाराष्ट्र और यूपी में। इसके बाद देखिए हम सब्सिडी पर थे एग्रीकल्चर सब्सिडी में, तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। तो हम इससे पहले भी बात की थी कि जो हमारा एमएसपी है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। बेसिकली ये जो सब्सिडी है केवल 10% जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें ही दिया जाएगा। ये प्राइस बेस्ड सब्सिडी और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके जो नियम है, रूल्स है, उसके द्वारा अप्लाई किया जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। अल्टरनेटिव टू एमएसपी, ये क्या है? पीडीपीएस, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में पढ़िए। एक स्कीम चलाया जाता है पीएम आशा स्कीम, पीएम आशा स्कीम, इसको समझिए। देखिए ये जो गवर्नमेंट पे करता है एमएसपी, इसको बोला गया है पीएम आशा में कि एमएसपी को बंद कर दीजिए और जो मार्केट का प्राइस है उस पे ये चलने दीजिए। पीडीपीएस के बारे में बात हो रहा है, प्राइसिंग डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम। अब ये क्यों बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे बात किया जाए? क्योंकि जो गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन है वो ज्यादा हो जाता है। और जो दूसरा एडवांटेज है इसका, फार्मर कैन फ्री टू सेल इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में फार्मर को फ्री सेल करने के लिए ऐसा बोला गया है, लेकिन फ्री सेल तो एमएसपी में भी कर सकता है, ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा ही बेचा जाए, तो ये तो कुछ काम का नहीं है। फिजिकल बर्डन जो है गवर्नमेंट का ये कम हो सकता है, क्योंकि इसमें नो प्रोक्योरमेंट, कोई प्रोक्योरमेंट का कुछ भी नहीं है, एफसीआई द्वारा कुछ भी नहीं लिया जाएगा, नो स्टोरेज का, इन सब के बारे में, साथ में जो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, इन सब के बारे में
कोई बात नहीं होगा। तो बात क्या होगा, नो प्रोक्यूरमेंट बाय गवर्नमेंट। तो बात क्या होगा, तो बात किया जाता है डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि फार्मर को अगर लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर के तहत फार्मर को ये लॉस प्रोवाइड करे, ताकि फार्मर फिर से अपना एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से सस्टेन कर पाए। अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि फार्मर को मार्केटिंग प्रोवाइड किया जाता, मार्केट प्रोवाइड किया जाता, ओपन मार्केट प्रोवाइड किया जाता, ताकि जो फार्मर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और नॉर्मल पीपल जो है उसको ये जो मार्केट है उसका लाभ पहुंचा सके। तो ये तो ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल मार्केट है, जो कि गांव में आप देखते होंगे कि कभी सप्ताह में 2 या 3 दिन ऐसा लगता है मार्केट, तो इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा भी मार्केटिंग किया जाता है, जैसे कि इनाम पोर्टल है। इनाम पोर्टल ये बेसिकली पैन इंडिया के तहत डिजिटल मार्केट है, जो कि फार्मर को कनेक्ट करता है। जैसे कि एपीएमसी मंडी, ये बेसिकली डिजिटल है, पूरा इंडिया में अप्लाई किया जाता है कि फार्मर इससे कनेक्ट हो सके और अपना जो क्रॉप्स है वो कनेक्ट होकर के सेलिंग कर सके। उसके बाद है कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। अब देखिए कॉर्पोरेटिव मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन स्टैचुरी बॉडी है, ये सबसे पहले लिख लीजिए, नॉन स्टैचुरी बॉडी। बट ये जो रजिस्टर्ड है ये किसके अंतर्गत है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। बल्कि ये एक्ट के द्वारा बनाया नहीं गया है, केवल रजिस्टर किया गया है, ये आप याद रखिएगा, नॉन स्टैचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आएगा। नाफेड, देखिए नाफेड जो है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये नॉन स्टैचुरी बॉडी है, ये तो समझ गए। जबकि रजिस्टर किसके अंतर्गत है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ये जो है ये स्टेट लेवल पे भी काम करता है और सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1998 में इसको लाया गया था, जब गांधी जयंती का इसी दिन जन्म हुआ था। हेडक्वार्टर दिल्ली, रीजनल ऑफिस है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद 28 जोनल ऑफिस है। एफपीओ फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंपनी एक्ट के तहत लाया गया है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। ये बेसिकली फार्मर्स का ग्रुप है, जैसे कि ई नाम पोर्टल में फार्मर को कनेक्ट करने की बात होता है, इसमें भी फार्मर को कनेक्ट करने की बात किया गया है। लेकिन ये डिजिटली नहीं है, ये है ओपन सोर्स के द्वारा। अब कुछ कुछ बॉडीज है जो कि फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कि एपीएमसी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ये स्टैचुरी बॉडी है। एपीएमसी एक्ट 2003 के द्वारा बनाया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो देख रेख है, इसका जो एक्ट का जो पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इशू क्या है, फंड इशू, मैनेजमेंट का इशू है, होल्डिंग का इशू है, कार्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये सब क्या है इशूज है। उसके बाद है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टैचुरी बॉडी है। ये जो है ये सेंटर के अंतर्गत आता है, जैसे कि एमएसपी हो गया, फूड सिक्योरिटी की बात हो गया, बफर स्टॉक, इन सब के बारे में। पीडीएस सिस्टम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, ये कौन सा बॉडी है, ये भी है स्टैचुरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आएगा। रिकमेंड कौन करता है इसके बारे में, एमएसपी। एमएसपी का जो रिकमेंड है वो कौन करता है, सीएसीपी। लेकिन जो एमएसपी का अनाउंस करता है, अप्रूवल देता है, वो करता है सीएसीई द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। अभी हम बात की कि एमएसपी का जो रिकमेंड है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है, जो कि स्टैचुरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। और अनाउंस कौन करता है, सीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इसमें देखिए, इसमें पढ़ेंगे अपीडा, नाबार्ड और इकरा। सबसे पहले इकरा समझिए, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बेसिकली काउंसिल है, काउंसिल है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है, नॉट अ स्टैचुरी बॉडी, ये एक्ट या पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, ये बेसिकली काउंसिल है जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। उसके बाद है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ये अंदर आरबीआई के अधीन है। स्टैचुरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। अपीडा है स्टैचुरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। इसका जो फंक्शन है ये एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में बात करता है। अपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
यानी कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा अपीटा। अब देखिए IARI, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, बी बोर्ड। अब IARI क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको बोला जाता है पूना इंस्टीट्यूट। बिहार में सबसे पहले पूना इंस्टीट्यूट बनाया गया था, उसी का नाम था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये जो बॉडी है ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, कोई एक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा नहीं बनाया गया, बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट है, ये आप याद रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस नाम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी पे वर्क करता है। अब 1905 में पूसा इंस्टीट्यूट बिहार वो बनाया गया था, उसका नाम सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद इसी को नाम चेंज करके बनाया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1948 में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब टी बोर्ड है, स्टेचुरी बॉडी है, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये PYQ में आ चुका है इसे पिछले साल की। कॉफी बोर्ड भी स्टेचुरी बॉडी है, हेडक्वार्टर कर्नाटका अंबेडकर बैडी बेंगलुरु के पास। बी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, नॉट अ स्टेचुरी बॉडी। टी बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, कॉफी बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन बी बोर्ड जो है ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है। अब देखिए इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, ये बेसिकली कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर को प्रमोट करता है, यानी कि यूरिया, नैनो यूरिया, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन नहीं है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आता है, कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी है। नाफेड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, कॉर्पोरेटिव मार्केट को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये स्टेचुरी बोर्ड है, प्रमोट करता है डेयरी इंडस्ट्री को। ये किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलाइड सेक्टर यानी कि मिक्स फार्मिंग, यानी कि इसमें डेयरी भी आएगा, फिशरी भी आएगा, मीट भी आएगा, पोल्ट्री भी आएगा, ऊल भी आएगा और हॉर्टिकल्चर भी आएगा। डेयरी जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया डेयरी में क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हालांकि कोविड के टाइम में भी ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा इंक्रीज ही हो रहा था, जबकि सारा जो इंडस्ट्री है वो डिक्रीज लेवल पे जा रहा था, लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इंक्रीज हो रहा था। ये जो GDP है इंडिया का, इसमें 5% योगदान करता है। फिशरीज इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया। जबकि इनलैंड जो है फिशरीज वो कोस्टल लैंड के अपेक्षा ज्यादा होता है। इनलैंड यानी कि जो हमारे, देखिए इनलैंड होता है जो कि हमारे इंडिया के अंतर्गत है, जबकि कोस्टल हो गया कि ये समुद्र वाला जो कोस्टल रीजन है, ये वाला एरिया, यानी कि जो हमारा इंडिया है ये वाला रीजन सब क्या हो जाएगा, कोस्टल वाला। जबकि इसके अंदर अगर कोई रिवर है तो इसको इनलैंड बोला जाता है। तो हमारा जो फिशरीज है वो इनलैंड में ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू कोस्टल। अब देखिए आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सबसे ज्यादा आंध्रा में फिशरीज है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हॉर्टिकल्चर में देखिए फर्स्ट नंबर पे, अगर मैंगो, बनाना और पपाया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है हॉर्टिकल्चर में। लेकिन जब कंप्लीट हॉर्टिकल्चर की बात हो तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा। लेकिन जब मैंगो, बनाया और पपीता केवल 3 ही को लो तो फर्स्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। जबकि 37% जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। अब देखिए मेजर रिवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर का वो सब देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, फूड ग्रेन्स यानी कि राइस, व्हीट, ये हो गया। ब्लू रिवोल्यूशन हो गया फिश के बारे में, मिल्क रिवोल्यूशन हो गया मिल्क, व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया मिल्क के बारे में, येलो रिवोल्यूशन हो गया ऑयल सीड्स के बारे में, ग्रे रिवोल्यूशन हो गया फर्टिलाइजर के बारे में, पिंक हो गया मीट के बारे में, गोल्डन रिवोल्यूशन हो गया फ्रूट्स के बारे में, राउंड रिवोल्यूशन हो गया पोटैटो के बारे में। ये आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो इसी के अंतर्गत PCS में तो इसी से आ जाएगा, PCS में।